फिल्म एक सहरा में शुरू होती है जहां दो आदमी एक खास छिपकली को पकड़ने आए थे। ये एक बड़ी छिपकली है। एक आदमी वहां जाल फैलाने के बाद एक बड़ी छिपकली को पकड़ता है। दूसरा आदमी ने जमीन पर लिखा हुआ खतरे का इलाका देख लिया। इसका मतलब है कि वहां खतरा है और इंसानों का दाखिला ममनू है। ये देखकर वो अपने साथी को वहां से जाने को कहता है। जब वो फैला हुआ जाल निकाल रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब वो चेक करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे वहां एक बड़ी खंदक नजर आती है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सहरा के बीच में इस खंदक का क्या मतलब हो सकता है। बाद में वो देखता है कि उसका साथी अचानक खंदक से निकलता है। वो काफी घबरा गया था और मदद के लिए पूछ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक दीव हैकल मखलूक उसे खींच कर ले गई। ये देखकर वो डर जाता है और वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर जाने लगता है। मसला ये था कि मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। मखलूक फिर अपने बड़ा हाथ बढ़ाती है और उस आदमी को पकड़ती है और उसे खंदक की तरफ खींचती है। बाद में हमने दो गुलकारों को देखा जो बहन भाई थे और एक साथ क्लब में गा रहे थे। इस लड़के का नाम कौ था और परफॉर्मेंस के बाद कौ अपनी बहन से कहता है कि हम इस सारी मेहनत से गाने से जो भी पैसा कमाते हैं हमारा सीनियर आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लेता है, इसलिए मैंने अब उसके साथ काम करना छोड़ दिया है। उनकी गुफ्तगू के दौरान मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस आ जाती है। ये क्लब के इर्द गिर्द देखकर ये देखने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि कोई नशा तो नहीं कर रहा यहाँ पर। आखिर में गुलकारों ने कौ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मंशियात लेने वाला वह शख्स है। अगरचे कौ ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया। ताहम पुलिस को इस पर भरोसा नहीं है और इसके बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद वो अपने सीनियर पर शक करने लगता है जिसके साथ उसने काम करना छोड़ दिया था। कौ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जब वो बात कर रहे थे कौ की बहन को उसकी वालदा का फ़ोन आया जिसने उसे अपनी दादा की मौत के बारे में बताया। ये सुनते ही वो अपनी माँ को सलाम करने अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। कौ बचपन के दिनों में बहुत ज़्यादा सोचने लगता था कि उसके दादे के साथ गुजरा हुआ वक्त कैसा था जब उसके दादा उसे खुदाई के बाद पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव वालों के लिए पानी की कमी को ख़त्म किया जा सके। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचते हैं और अपने ख़ानदान से मिलते हैं। यहाँ फ़ोन नामी एक लड़की आती है जो कौ की बचपन की दोस्त थी। वो एक मशहूर यूट्यूबर बन चुकी है और वो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करती है। कौ फ़ोन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो इससे नाराज़ थी और उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि कौ 10 साल बाद अपने गांव वापस आया है। इस दौरान उसने अपने दोस्त फ़ोन से कोई राब्ता नहीं किया। अब मंजर कौ और फ़ोन के बचपन में बदल गया है। हम यहाँ देखते हैं कि फ़ोन के वालिद कौ के दादा को ये छिपकली तोहफे में दे रहे थे क्योंकि वो कीमती समझते हैं। इन छिपकलियों को फ़ोन ने पकड़ा था लेकिन कौ ये कहकर छोड़ देता है कि हमें इस तरह किसी को बंजर में नहीं बांधना चाहिए। किसी भी छिपकली को कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़ोन उसकी इस बातें इतनी पसंद आई कि वो उसे अपना दोस्त बना लेती है। बाद में हम मौजूद वक्त पर आते हैं जहां हम दोनों आदमियों को दोबारा देखते हैं जिसे हम फिल्म के आगाज़ में देखते हैं। वो एक गार में मखलूक के हाथों पकड़े गए थे। इस दौरान एक जानदार वहां आता है जिसका साइज़ बहुत बड़ा था और ये काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। थोड़ी देर में ये इन दोनों आदमियों को मार डालता है। कौ अपने दोस्त के यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देता है। फ़ोन अपने 8 मिलियन पैरोकारों के जश्न के लिए एक मुकाबले का एहतमाम करती है। ये कहती है कि अगर कोई उसके गांव की ज़मीन खोद कर पानी निकालता है वो जीत जाएगा और उसे बड़ी रकम से नवाजा जाएगा। कौ अपनी बहन को इस बारे में बताते हैं। वो कहती है बहुत अच्छा है, हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। वो राज़ी हो जाता है और बाद में वो एक दूसरे लड़के कौ का दोस्त भी अपने ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। बाद में इस जगह जाते हैं जहां फ़ोन ने उस मुकाबले का एहतमाम किया है। वहां पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे जो इस मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं। तमाम ग्रुपों को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें फ्लेयर गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस दौरान एक अमीर आदमी वहां आता है जिसका ज़मीन खुदाई का अपना कारोबार है। वो फ़ोन से रब्ता करता है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके लेकिन वो इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बाद में कौ वहां आता है और उसे रोक लेता है। बाद में फ़ोन क्लियर गन फायर करने के बाद मुकाबला शुरू करता है। हर कोई पानी की तलाश के लिए ज़मीन में खुदाई के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाता है। दो आदमियों ने इन दो आदमियों की बाइक दरियाफ्त की जिन्हें हमने फिल्म के आगाज़ में देखा था, जो इस मखलूक का शिकार हुए और फिर वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ गए। बाद में मखलूक ज़मीन को फाड़ देती है और अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार से दौड़ती है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है जिससे वो खौफ
زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے موٹر سائیکل گھماتے ہیں۔ یہ ایک چلاک مخلوق تھی جو ان کے راستے میں ایک بہت بڑی خندق بناتی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ اس خندق میں گر جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاؤ اور اس کے ساتھی پانی کی تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ بعد میں وہ زمین پر چند پلیٹیں دیکھتے ہیں جو الٹا رکھی گئی تھیں، جس پر جادوئی الفاظ لکھے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر کاؤ کی بہن پوچھتی ہے کہ یہ پلیٹیں اس طرح کیوں رکھی ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی تلاش کرنے کا پرانا روایتی طریقہ ہے۔ اگر زمین میں پانی ہوگا تو وہ جگہ پر جمع ہو جائیں گی اور پلیٹوں کو ہٹا دے گا۔ اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور گروہ آ جاتا ہے جو قریب ہی کھدائی کر رہا تھا، اور ایک دن آدمی کاؤ کے گروپ کے ارکان سے کہتا ہے، اس کا ماننا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا فریب ہے، یہ کافی خطرناک ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ تختیاں یہاں رکھ دی گئی ہیں اور یہاں جادوئی الفاظ لکھے گئے ہیں۔ کاؤ کی اس کے باتوں پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ بعد میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے۔ کاؤ کو کار میں اپنے دادا کا پرانا نقشہ ملا جس پر اس نے دادا نے پہاڑ کے قریب نشان بنا رکھے تھے۔ جب وہ اس نقشے کو اس نقشے سے ملاتا ہے جو فون نے دیا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ اس نقشے پر ایسا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے 3 سمجھ گئے کہ اس پہاڑ سے پانی نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے اگلے دن وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور شام ہونے کی وجہ سے باقی لوگ وہاں سے جا رہے تھے، لیکن 3 لوگوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان میں سے کوئی دوسری طرف جاتا ہے تو مخلوق اڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں، جو اس کے دوستوں کو پڑتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ چونک جاتے ہیں۔ وہ کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ دیو ہیکل مخلوق ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ وہ بڑی چھپکلی ہے جس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے اور وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اگلی صبح جب فون کو ان 3 آدمیوں کی گمشدگی کی خبر ملی، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس مقابلے کو روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعد میں فون کا منیجر اس امیر آدمی کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے 3 لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، اس لیے فون نے یہ مقابلہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر امیر کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر مقابلہ ختم ہوا تو میرا برا حال ہوگا، آپ کو انجام بھی معلوم ہے، اور منیجر یہ سن کر خوف زدہ ہو جاتا ہے تو فون کو قائل کرنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، دیکھو یہ اتنا برا ہے کہ ہم نے مقابلہ شروع کیا ہے اور اب ہم اسے ختم کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس مقابلے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان 3 لاپتہ افراد کے بارے میں بات کریں تو شاید وہ واپس چلے جائیں گے، شاید کسی اور کو اس نے پکڑ لیا ہو، اس لیے ہمیں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے یہ مقابلہ شروع کرنا چاہیے۔ اگرچہ فون ایسا کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ اپنے منیجر کی درخواست پر اپنا مقابلہ جاری رکھتی ہے۔ کاؤ اس کے ساتھی نقشے پہ ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں انہیں ایک غار نظر آتی ہے۔ اس کے اندر جانے کے بعد انہیں ایک گیلی دیوار ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر کاؤ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پانی ہے، اس لیے ہمیں اس دیوار کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ جگہ دراصل اس چھپکلی کا گھر ہے۔ یہ وہاں آتا ہے اور کاؤ کے دوست کو منہ میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہن بھائی ڈر گئے اور وہ اپنی جان بچا کر غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ بعد میں وہ دوسروں کو اس مخلوق کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ بعد میں مخلوق زمین کے پھاڑتے ہوئے آتی ہے اور ایک آدمی پر حملہ کر دیتی ہے، اور آدمی اپنے آدھے جسم کو زمین سے پکڑے ہوئے ہے۔ بعد میں اسے کھینچنے کے بعد لے جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ سب چونک جاتے ہیں اور کاؤ کی باتوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاؤ کی بہن اور امیر آدمی ایک ٹرک میں چھپنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن منیجر اندر نہیں جا سکتا تھا اور وہ باہر سے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ مخلوق وہاں آتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے ایک ہی حملے میں مار ڈالتا ہے۔ اب مخلوق کاؤ اور فون کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اسے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں اور مخلوق بھی تیزی سے بھاگتی ہے۔ بعد میں وہ بھاگتے ہوئے ایک خندق میں گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کاؤ کی بہن اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ٹرک کا ہارن بجاتی ہے۔ جب مخلوق وہاں آتی ہے تو کاؤ کی بہن اور امیر آدمی ٹرک کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مخلوق وہاں آتی ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتی اور خاموشی سے وہاں سے اسے جانا پڑتا ہے۔ وہاں کاؤ اور فون کو جلد ہی ایک دوسرے کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مخلوق غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں انہیں مخلوق کے بہت سے انڈے نظر آتے ہیں۔ وہ کاؤ کے دوست کو دیکھتے ہیں جو مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا۔ مخلوق نے اسے ایک مضبوط غلاف میں قید کر رکھا تھا۔ وہ اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم وہ اسے ہٹانے میں ناکام رہے، لیکن وہ کور کو توڑنے کے ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس طرح کے غلافوں میں بند تھے۔ دراصل اس مخلوق نے انہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔
दूसरी तरफ जब काऊ की बहन ट्रक से बाहर आती है, वो देखती है कि ट्रक पर जानवर सो रहा था। वो बगैर किसी शोर के खामोशी से आगे बढ़ी और उस अमीर लड़के की गाड़ी में बैठ गई। बाद में अमीर लड़का अपनी गाड़ी से बाहर आता है, जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसकी तरफ से आवाज़ आई और मखलूक जाग उठी और फौरन उस पर हमला करके अपने गार में ले जाता है और उसे उस गार में बंद कर देता है। काऊ और फ़ोन दोबारा उस दीवार के करीब पहुंच गए। उसे चेक करने के बाद फ़ोन का कहना है कि पानी की मुख्तलिफ सिमत में पानी हो सकता है, क्योंकि ये छिपकली की मखलूक है इसलिए इसे पानी पसंद नहीं हो सकता और वो इस मखलूक ने ये दीवार पानी से बचाने के लिए बनाई थी। बाद में वो इस गार से बाहर आते हैं जहाँ उन्हें चंद लोग नज़र आते हैं। वो उनके करीब पहुँचते हैं, लेकिन इस दौरान मखलूक तेज़ रफ्तारी से पहुंच जाती है और पलक झपकते ही मखलूक उनको अपना शिकार बनाकर मार देती है। मखलूक भी फ़ोन को देखती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाद में काऊ उसे फ्लेयर बंदूक से फायर करता है और उसे देखकर सिर्फ एक ग्रुप उसके पास आ जाता है। ये वही आदमी था जिसने इस मखलूक और प्लेटों के बारे में बताया था। बाद में काऊ की बहन थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाती है। वो एक मंसूबा बनाते हैं और बाद में ऊंची आवाज़ में गाना बजाना शुरू कर देते हैं। ये आवाज़ सुनकर मखलूक ज़मीन फाड़ कर आ जाती है और सब पर गरजने लगता है। ये देखकर वो उसे घेरने लगते हैं और मखलूक पर हमला करते हैं। वो मखलूक अपनी गार में वापस आ जाती है। काऊ की बहन अपने दोस्तों के साथ इस गार में जाती है। वो पिंजरे में बंद तमाम लोगों को उनकी मदद से बाहर निकालती है, लेकिन अमीर लड़का गार से छूट गया और फ़ोन उसे ढूंढने जाता है। और आदमी अपने साथ बम लेकर आए थे, उन्होंने उसे गीली दीवार में रख दिया। बाद में अपना रिमोट लेते हैं। काऊ फ़ोन के साथ उस गार में चला जाता है। वहाँ फ़ोन को अमीर लड़का मिलता है, लेकिन मखलूक उनके सामने उस वक्त आती है जब वो वापस जा रहे थे। अमीर आदमी फ़ोन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अकेला भागती है। इससे पहले कि मखलूक उस पर हमला कर सके वहाँ आ जाती हैं। मखलूक पर छलांग लगाने के बाद वो मखलूक पर आता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। मखलूक बेज़रर रहती है क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर है। बाद में मखलूक फ़ोन को अपनी दुम से पकड़ लेती है। मखलूक उसे मारने ही वाली थी। इसी दौरान काऊ ने उसे भड़कते हुए को फायर करके मुंह में आग डाल दी। नतीजे के तौर पर मखलूक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मखलूक की तवज्जो हटाने के लिए वो उसके आगे भागते हैं। आगे आने के बाद काऊ बटन दबाकर बम से टकरा देता है। नतीजे के तौर पर वहाँ एक बम फट जाता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होते ही गार में पानी फैलना शुरू हो जाता है। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और मखलूक भी उसके साथ बहकर हलाक हो गई। काऊ और फ़ोन के बाद पानी भी तेज़ी से आ रहा था, लेकिन वो ऐन वक्त गार से बाहर आ जाते हैं। बाद में काऊ की बहन उसके दोस्त भी मिल जाते हैं। इस दौरान ज़मीन से पानी तेज़ी से निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक अमीर लड़का उस खंदक से बाहर आता है जो अभी तक जिंदा था। उसके हाथ में मखलूक का अंडा था और वो उसे देखकर हंस रहा था। अंडे को देखने का मतलब है मखलूक को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि उसके अंडे अब भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि उससे बहुत सारी छिपकलियाँ निकलेंगी। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लेन टीवी की एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।